देश की सबसे बड़ी पंचायत क्या हमारे द्वारा ही चुने हुए या भेजे गए जनप्रतिनिधियों के हाथों की कठपुतली बन गई है? यह सवाल इसलिए क्योंकि हमें तो लगता था कि वे हमारे सरोकार, हमारी दिक्कतें, आकांक्षाएं पूरी करते दिखेंगे, देश की दशा और दिशा पर चर्चा होगी, समाधान निकलेंगे सभ्य तरीके से। लेकिन संसद ने तो सभ्य की परिभाषा ही मानो बदल दी हो। जो देखा वो तमाशा सा लगा। शीतकालीन तो कुछ था ही नहीं, जो था हीटकालीन था। हाँ, ये जरूर है कि संविधान दिवस पड़ गया बीच में। पूरी राजनीति 2024 की इसी पर घूमी थी, तो 4 दिन सब सीरियस हुए अपने अपने मतलब से। हालांकि इतिहास से आगे कोई न बढ़ सका। बाकी के दिन की प्रोडक्टिविटी कुल मिलाकर बस पास होने लायक मार्क्स जैसी रही। अगर सियासी झोल ऐसा ही रहा तो संसद कैसे होगी कंट्रोल? इसी सवाल के साथ आप सभी का स्वागत है प्रश्नकाल में। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हमारे पैसों की बर्बादी पर चर्चा शुरू करते हैं, और किस तरह की बर्बादी है वो आप ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिबेट के दौरान देखते रहेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट इस वक्त जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता महिपाल महिला मेरे साथ हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज कुछ ही देर में जुड़ेंगे। जितेंद्र यादव जी राजनीतिक विश्लेषक, एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है सभी का। जितेंद्र भाई, आपसे चालू कर रहा हूं मैं। जिस बात को मैंने मिस किया, चूंकि आप हिस्ट्री के भी स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल उसमें सेंस में, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि संसद में कोई वो मोरली हाई एक नेता नहीं होता था जो आता था और सभी को बिठाकर अपनी बात मनवा ले जाता था, किसी तरीके से एक बीच का रास्ता निकलवा लेता था, जिसे लोग अपना बड़ा मानते थे। संसद के भीतर उसकी एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होती थी। वो अब शायद कोई नहीं है, या लगता है कोई है? स्वप्निल, ये जो आपका सवाल है इसका सीधा जवाब हो ही नहीं सकता। देखिए, संसदीय जो प्रक्रिया में वहाँ जो कुछ भी गतिविधि में होता है वो सबसे ज्यादा तो डिपेंड करता है दलगत अनुशासन पर। तो इसका सीधा जवाब बिल्कुल नहीं हो सकता। ये असल में जहां दलीय राजनीति होती है, पार्टी पॉलिटिक्स जहां होती है, तो वहां सब कुछ या तो वह डिसाइड करता है या वो बहुमत जो दल है वो जो चाहता है उस हिसाब से। ठीक ऐसे ही विपक्ष का भी कार्यशैली होती है। अब आप इस पैरामीटर पे यदि सत्ता पक्ष को देखें तो हमें कंपैरेटिवली कांग्रेस या अदर सारे विपक्ष, हमें बीजेपी थोड़ा ज्यादा जो कहते हैं ना, एक संगठनात्मक ढांचा उनका मजबूत है। तो यहाँ अनुशासनात्मक बर्ताव आपको ऐसा देखने को कभी कभी मिला होगा कि मोदी जी हैं या इनके सीनियर लीडर्स हैं, वो जो एक पाथ बना देते हैं तो बाकी लोग भी उस पर चलने की कोशिश करते हैं। हाँ, इसकी कमी विपक्ष में कई बार देखने को जरूर मिली है। नहीं, लेकिन जिम्मेदारी तो सत्ता में, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अटल जी की सरकार के वक्त पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होते थे मदन लाल खुराना। तो अटल जी ने उनको बुलाया कि बोले नरसिम्हा राव के टाइम पे गुलाम नबी आज़ाद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे और बड़ा अच्छा लगता था उनको देखना जिस तरीके से वो मैनेज करते थे। काम करो, जाओ और कुछ टिप्स लेकर आओ। न केवल वो टिप्स लेकर आए बल्कि ये वादा भी लेकर आए कि संसद चलने देंगे। मैं इस टाइप के मीडिएशन की बात कर रहा हूँ। बात आपकी सही है, लेकिन इस टाइप का मीडिएशन खोजने का मेरे ख्याल से ये सही वक्त नहीं है। उसका कारण है, कारण जब शीतकालीन सत्र समाप्त हो रहा है। देखिए, शीतकालीन सत्र में अभी जो जिस तरह के बर्ताव की आप बात कर रहे हैं, निस्संदेह कई बार क्या होता है, बीजेपी की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्पेशली, क्योंकि बहुमत दल है सदन में। बीजेपी की कार्यशैली में जब हम देखेंगे तो बीजेपी कभी तो अति से ज्यादा, आवश्यकता से भी ज्यादा अनुशासित हमें वहां पे लगता है। ये उनका अपना एक चाल उनकी कार्यशैली भी है। और जब उन पर लगता है, उन्हें लगता है कि इस तरह की बात आप पर आक्षेप लगेंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक सेकंड लेयर या कुछ ऐसा दर्शाने की कोई, ये उनकी स्ट्रेटेजिक पार्ट भी हो सकता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि मोदी वर्सेस बीजेपी या मोदी ही बीजेपी लोग ना कहें, इसलिए ये थोड़ा लग रहा होगा। बाकी मुझे इसमें कुछ ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ सोचने वाली बात है। ठीक है, पौरुष भारद्वाज कांग्रेस प्रवक्ता है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पौरुष जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। मैं पॉलिटिकल क्लास के बाद सबसे लास्ट में जाना चाहता हूँ, इसलिए एकलव्य आपके पास पहले आ रहा हूँ जितेंद्र भाई के बाद। एक सवाल, एनिमोसिटी जो कहते हैं, बेसिकली इंग्लिश का वर्ड है। मतभेद और मनभेद दो अलग चीज़ें हैं, ये हम सभी जानते हैं। 11 जून 2024, ये ज़्यादा पुरानी डेट नहीं है, 11 जून 2024 को मोहन भागवत ने यह कहा कि विपक्ष दुश्मन नहीं है, वो प्रतिपक्ष है। लोकतंत्र के लिए उतनी ही उसकी भूमिका है जितनी सत्ता पक्ष की है। क्या लगता है आपको, ये बयान उन्हें क्यों देना पड़ा या किसके लिए दिया होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं स्वप्निल जी, जो मैं समझता हूं इसमें एक और जो इंसाइट दूं आपको। चलिए, ठीक है। हाँ। कि हुआ क्या है अभी कि जो दो मेन पार्टीज हैं हमारे इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में इंडिया में, बीजेपी और कांग्रेस। अब समस्या क्या है कि जो सरकार में है
उनके सीनियर लीडर्स और 90% लीडर्स का जिंदगी का ज्यादा अनुभव है विपक्ष में बैठने का, और जो देश का विपक्ष है उसका ज्यादा अनुभव है सरकार चलाने का। तो दोनों मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा, और मैं बड़ी मतलब गंभीरता से कह रहा हूं आपको, गंभीरता से कह रहा हूं, इनको अपने रोल्स को ही लेके क्या ये टिट फॉर टैट चल रहा है? टिट फॉर टैट नहीं, इनको अपने स्वयं के रोल्स को लेके कंफ्यूजन है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए हालांकि कुछ आंकड़े आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, फिर भी मैं जनता को मतलब आपके दर्शकों के लाभ के लिए बल्कि थोड़ा सा मैं पीसीआर को बोल ही देता हूं, पीसीआर जो ग्राफिक्स बनवाए हैं प्लीज उसको चलाएं। जी, लेकिन मैं इसके इन आंकड़ों से ना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा कि हो क्या रहा है। आप देखिए कि एक दिन के लिए संसद चलाने का जो खर्चा होता है वो लगभग 5 करोड़ रुपए होता है। नहीं, बल्कि मैं करेक्ट कर दूं, 9 करोड़, और अगर आप राज्यसभा को भी साथ में नहीं, मैं तो आपको एवरेज बता रहा हूं, ठीक है, हाँ। कि मिनिमम से मिनिमम 5 करोड़ रुपए होता है बेसिक खर्च वहां का, यानी कि 20 दिन का करीब 100 करोड़ रुपए जो अभी शीतकालीन सत्र चला। अब इसमें आप देखेंगे कि इसका मतलब जो आप फिगर्स बता रहे हैं उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो करीब 1 मिनट का खर्चा लगभग 2.5 लाख रुपए होता है। अब 2.5 लाख रुपए में आप देखिए कि मैं आपको सिर्फ 2 डेट्स के एग्जांपल देता हूं। 25 नवंबर जब ये शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, उस दिन जो लोकसभा है वो लगभग 6 मिनट चली, ठीक है, और जो राज्यसभा है वो करीब 33 मिनट चली। 27 तारीख को, एक दिन के बाद ही 27 को लोकसभा चली 14 मिनट के लिए और राज्यसभा चली 13 मिनट के लिए। चलनी कितनी चाहिए थी? 360 मिनट दोनों हाउसेस, तो 360 इंटू 720 और 2 दिन यानी कि 1440 मिनट। तो देश का अगर आप एक दिन का खर्चा निकालोगे तो करीब 17 करोड़ रुपए के आसपास हुआ, ठीक है। तो देश की जनता का 34 करोड़ रुपए नाली में चला गया, और उसके लिए जनता को मिला क्या? तू तड़ाका, ठीक है। और आरोप प्रत्यारोप कह लेते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट प्लीज। नहीं, बात घूम रही है। इस बार तो कुश्ती और धक्का मुक्की भी देखने को मिल रही है। तो अगली बार हाथापाई हो जाएगी, किसी का सर फट जाएगा, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं देखिए, कोई और वक्त मैं डिबेट के बाद मैं आपको अप्लॉज करूंगा, लेकिन मैं अपने सवाल पर वापस आऊंगा। मैं डिबेट के बाद आपको अप्लॉज करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं अपने सवाल पर वापस आऊंगा। 11 जून 2024 जी, मोहन भागवत ने कहा, विपक्ष दुश्मन नहीं है, वो प्रतिपक्ष है। लोकतंत्र के लिए उसकी भूमिका उतनी ही अहम है जितनी सत्ता पक्ष की है। ये बयान उन्हें क्यों देना पड़ा होगा और किसके लिए दिया गया होगा? सवाल ये था एकलव्य। मेरे ख्याल से एक सकारात्मक मैसेज देने के लिए, एक सद्भाव बनाने के लिए, ताकि एक सही तरीके से जो जनता की एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस तरह से संसद चले। मैं आपको 2 एग्जांपल, ये तो सत्ता पक्ष को ही सुझाव है। बिल्कुल है, लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि मनभेद किसी एक तरफ से है। ठीक है, देखिए ये किसका व्यू बताया आपने? मोहन भागवत जी का, ठीक है। तो ये तो जरूरी नहीं है ना कि उनके मतलब हर व्यू से मैं मतलब कन्विंस्ड रहूं। बिल्कुल सही बात है। आप भले ही कांग्रेस मुझे आरएसएस का और संघ का कार्यकर्ता कहती हो, लेकिन ये कोई आवश्यक तो नहीं है कि मैं उनके हर व्यू से उनका समर्थन करूं। इंपॉर्टेंट क्या है समझना स्वप्निल जी, कि मैं आपको 2 छोटे से उदाहरण दे देता हूं 30 सेकंड के अंदर। चलिए, 30 सेकंड के अंदर मैं आपको बताऊं कि आपको ध्यान होगा कि डिजिटल इंडिया की जब सरकार ने इस देश में अपने विजन को लेआउट करा और सदन में जब इसकी चर्चा हुई, तो जो इतने बड़े मतलब विधि और कानून के जानकार और इनके पूर्व मंत्री चिदम्बरम साहब थे, उन्होंने खड़े होकर पहले तो हंगामा करा कि ये डिजिटल इंडिया क्या नॉनसेंस है, इस देश में क्या ठेले वाला कहां से मोबाइल पे ये करेगा। और आज देश की, ये तो मोदी जी का मैं कहूंगा इसमें विजन और कन्विक्शन कि उन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया। और आज आप मेरे ख्याल से किसी भी ठेले वाले क्या किसी गांव में जाके कहीं भी पहुंचेंगे तो वहां क्यूआर कोड से स्कैन करके हम बिल्कुल तो चलते ही हैं। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, इस देश पे मेरे ख्याल से हम लोगों के जीवन काल में जो सबसे बड़ी इस दुनिया में समस्या आई वो कोरोना की समस्या, ठीक है। उस कोरोना में जब अपने वैक्सीन बनाने की बात करी गई, तो चलिए आप ये कहते हैं कि इसको इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, क्या बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं। आपने कह दिया, आप संसद को ये कह के रद्द करवाया आपने कि ये मोदी वैक्सीन है, इस वैक्सीन को नहीं लगाना चाहिए, फाइजर को यहाँ पे लाना चाहिए। तो देखिए, ठीक है, पॉइंट वेल टेकन। मैं चूंकि इतिहास हम डिजिटल इंडिया और कोरोना की तरफ चले गए, तो इतिहास से जुड़ा एक सवाल जो कि परफॉर्मेंस को लेकर है। महिपाल महला, मेरा आपसे सवाल है। मैं आपको ज़्यादा पीछे नहीं, 5.5 साल 6 साल के आसपास पीछे ले जा रहा हूँ। 17वीं लोकसभा के पहले 2 सत्र, क्योंकि हम 18वीं लोकसभा के पहले 2 सत्र को मिला जुला कर देख रहे हैं, तो ऐसे में 17वीं से उसको कंपेयर करना मुझे लगता है कि ठीक रहेगा।
पहले 2 सत्रों में लोकसभा में आपने 55 बिल पेश किए जिसमें से 42 पास हुए जी और यहां इन 2 सत्रों में 15 बिल पेश किए जिसमें से एक ही पास हो पाया। जी क्या बदला बीजेपी के लिए? स्वप्निल जी, जिस तरीके से 25 नवंबर के बाद 20 दिसंबर तक जो संसद का शीतकालीन सत्र चला 18वीं लोकसभा का, उसमें सारी बातें, कितना पैसा खर्च हुआ, सारी बातें मेरे से पूर्व दोनों हमारे साथियों ने बता दी हैं। मेरा सिर्फ इतना अक्सर निवेदन है आपके माध्यम से कि ये नैतिक जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और एनडीए के माननीय सांसदों के साथ साथ नहीं, पर आपकी परफॉर्मेंस गिरी है, उसके तो आप जिम्मेदार हो, आपकी परफॉर्मेंस के आप जिम्मेदार हो सर महिपाल। सर मैं उसी पे मुझे जवाब तो देना है आप। हाँ, हमारी जिम्मेदारी बनती है और विपक्ष की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है कि वो संसद के इस सत्र को बहुत बेहतर तरीके से तर्क के साथ चलाता। 4 विधेयक इसमें आए गए, यूनियन टेरिटरी लॉ, संविधान संशोधन, मर्चेंट शिपिंग, कोस्टल शिपिंग, और चारों ही अब तक पारित नहीं हुई। 62 घंटे 63 घंटे लोकसभा की कार्रवाई चली है, दोनों सदनों को मिला लें तो लगभग 105 घंटे की कार्रवाई चली है। किसकी कमी थी? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रयास किए कि संसद का सत्र जो है वो हंगामे की भेंट नहीं चढ़े, पर प्रायोजित रूप से इंडिया अलायंस के सांसदों ने पहले ही दिन से तो आप क्या कह रहे हो कि अगर विपक्ष मजबूत होगा तो हम घुटने टेक देंगे? हिंदुस्तान में किस तरह का प्रायोजित तरीके से माहौल क्रिएट किया जाएगा जिससे पूरा संसद का सत्र जो हंगामे की भेंट चढ़ेगा, और अपने कारनामे में, अपने इस कुछित कारनामे में कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस के सारे सांसद जो है वो सफल हुए। कांग्रेस आपकी परफॉर्मेंस गिराने में सफल रही। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को जिस नहीं, तरीके से नहीं, कुश्ती नहीं, का अखाड़ा नहीं, कांग्रेस नहीं, पार्टी, महिपाल, 30 सेकंड चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी इस देश की मिथ बस्ट करना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि आपने कहा कि मतलब संसद को चलाना मेनली मतलब सरकार की, नहीं मेनली मैंने नहीं कहा। नहीं, अभी आपने कहा ना आपकी परफॉर्मेंस डिप करी है। मैं आपकी परफॉर्मेंस, मैं तो सरकार की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं, सदन चलाने की नहीं। एक सेकंड सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम सब आपके डिबेट में बैठे हैं, इस डिबेट के एंकर आप हो, आपकी जिम्मेदारी है इस डिबेट को चलाना। अभी अगर मैं यहाँ पे अब किसी और को बोलने नहीं दूं और मैं चिल्लाते रहूं, आप क्या करोगे? आप मुझे बताओ पहले, आप क्या करोगे? मतलब कई बार कंट्रोल किया है। कंट्रोल कैसे किया? मैं फिर भी कंट्रोल नहीं होऊंगा तो निकाल दोगे ना, निकाल दोगे ना। लेकिन उससे मेरी परफॉर्मेंस नहीं गिरी ना। अरे कैसे नहीं गिरी सर? परफॉर्मेंस किसकी गिर रही है? नहीं, कम हो गए क्यों? तो अरे भाई मुझे 10 सेंटेंस बोलना है, मैं क्लोजिंग कमेंट में बोल दूंगा। मुझे 10 सेंटेंस बोलना है। नहीं नहीं, मेरे को 10 सेंटेंस बोलने में वो 10 सेंटेंस क्लोजिंग में बोल जाऊंगा। नहीं महिपाल, 2 सेकंड जितेंद्र भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर ऐसी कोई कंडीशन बनेगी और मुझे उस डिबेट में 10 सेंटेंस बोलने थे, वो मैं क्लोजिंग कमेंट में देके चला जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो 10 बातें आ जाएंगी। मैं एक तथ्य ऐड करता हूं स्वप्निल, आपकी बात में मैं एक तथ्य ऐड करता हूं कि अगर इस तरह अनुशासनहीनता या मेरे विपरीत जाएगी, मैं एक छोटा सा डेटा बताता हूं। पहली लोकसभा एक कमाल का डेटा है। पहली लोकसभा में केवल 1 सांसद को निलंबित किया गया। करेक्ट है। उसके बाद 8वीं में 66, ये आंकड़ा देखो कैसे बढ़ा है। 8वीं में 66 कांग्रेस गवर्नमेंट थी, 14वीं में कांग्रेस थी, 50 किया गया। फिर उसके बाद 16वीं और 17वीं का जरा ध्यान करिए, 81 सांसदों को सदन से बाहर का दरवाजा दिखाया बीजेपी को जब बहुमत था। 17वीं में 115। अभी जहां ये बात आ रही है, अभी आपकी बात को मैं प्रूफ सहित यहां कर रहा हूं, समर्थन कर रहा हूं। 17वीं लोकसभा का एक छोटा सा आंकड़ा है हमारे पास कि बहुमत प्रचंड था, बीजेपी नहीं एनडीए के पास था ना, बावजूद उसके उन्होंने 274 बैठकें कंडक्ट की और केवल 16% बिल कमेटी को गए। बहुत अच्छा है, सुनने देखने में तो अच्छा लगता है। इसके बावजूद 15 में से 11 सत्र समय से पहले समाप्त कर दिए गए और निलंबन की जो रेशो है, वो रेशो देखिए कितनी खतरनाक है। 115 विपक्ष के विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। इस ट्रेंड पर भी जनता का ध्यान तो जाना ही चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे कांग्रेस को भी इसमें शामिल करना है। परुष भारद्वाज जी, थोड़ा सा लेट हो गया मैं, लेकिन आप लोगों ने वैसे भी संसद में बहुत बोल लिया है। धनखड़ साहब, देखिए लोकसभा, ये तो मेरे लिए अद्भुत था कि लोकसभा में समापन भाषण ना हो, राज्यसभा में इज्जत रह गई। मैं तो यही बोल सकता हूं, समापन भाषण हुआ। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब जो कि सभापति हैं, उनका ये कहना था, और आप उनकी स्पीच सुनोगे ना परुष भाई, तो उन्होंने शुरुआत में तो दोनों साइड को घेरा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वन साइडेड स्पीच दी, उन्होंने दोनों साइड को घेरा। उसके बाद उन्होंने एक स्पेशल पॉइंट बोला कि अब फैशन हो गया है कि नोटिस देना हो तो नोटिस देने से पहले मीडिया में जाके बता दो, इससे गरिमा इरोड होती है। अच्छा, किस नोटिस की बात है? रूल 267, जिसको आपने अपना धर्म, कर्म, गीता, कुरान सब मान लिया। 267 के बाद आप उससे हट ही नहीं पाए।
और आपको जब से हम विपक्ष में देख रहे हैं, आप सिवाय आपने ये समझ लिया कि 267 ही हमारा हथियार है, उसके अलावा हमें और कोई हथियार चाहिए ही नहीं। देखिए स्वप्निल भाई, मैं इसी बात को कहना चाहूंगा कि जो एकलव्य जी ने जो शुरू में बात कही थी, मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ निश्चित तौर पे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो लंबे समय तक विपक्ष में रही, तो वो अपनी विपक्ष वाली मानसिकता से बाहर निकल ही नहीं पाई। वो आप देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आपसे पहले उदाहरण रहे हैं ना इस बात के, हमारी सरकारें जब रही, जब भी उदाहरण रहा ना कि विपक्ष ने यदि किसी भी तरह की कोई मांग उठाई तो हमने तो आगे बढ़कर, अगर विपक्ष का धर्म है सरकार की कमियां ढूंढना, तो सरकार नहीं पौरुष भाई, अब पौरुष भाई देखिए, 2 सेकंड पौरुष भाई, मैं जैसे कि जितेंद्र भाई डेटा दे रहे थे, मैं आपको एक डेटा देता हूं। 267 पर नोटिस का अगर मैं इतिहास खंगालता हूं तो 10,000 से ज्यादा बार इस नोटिस के तहत चर्चा की मांग उठी और कुल 100 से भी कम बार उस पर चर्चा की परमिशन मिली है। अब ज्यादा समय तो आप ही रहे हैं, तो विपक्ष को आप कितनी वैल्यू देते थे 267 के नोटिस पर, वो इस डेटा से पता चल जाता है। तो डोंट टेक अ हायर ग्राउंड, आप हायर ग्राउंड नहीं ले सकते। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि देखिए, चाहे वो नोटिस का जो एक स्वरूप है 267 का है या फिर वो दूसरे स्वरूप में है, परंतु विपक्ष की अधिकतर मांगे मानी गई ना। आप देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि विपक्ष ने हमारी सरकारों के समय जब जब जो मुद्दे उठाए, हमने कम से कम उसमें जांच कमेटियां तो बैठाई, जेपीसी बैठाई हमने। यहाँ पर तो पौरुष भाई आप किसको समझा रहे हैं? नहीं पौरुष भाई आप किसको समझा रहे हैं? 2 सेकंड, आप किसको समझा रहे हैं? पहली बार इस सदन में पौरुष भाई आप किसको समझा रहे हैं? आप अलग थलग पड़ गए, जिस इश्यू पे आप चर्चा चाहते थे आप उसमें विपक्ष में अलग थलग पड़ गए। वो ऐसा देखने में लगा कि बाकी के इश्यूज आएंगे ना, अदर देन अडानी, तो हम सब एक हैं। लेकिन अगर अडानी आएगा ना तो कांग्रेस अकेली है। आप ममता को नहीं समझा पाए, आप अखिलेश को नहीं समझा पाए, आप शरद पवार को नहीं समझा पाए। तो मैं आपसे यह कहता हूं कि इस बात की आप लोग जांच कीजिए कि कहीं अडानी इन तीनों के दोस्त भी तो नहीं। नहीं स्वप्निल भाई, मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि देखिए, विपक्ष का जो रोल है और खास करके कांग्रेस पार्टी के नाते हमारी जवाबदेही जो है वो जनता, देश की जनता के प्रति है। और खास करके जब जनता ने हमें विपक्ष का धर्म दिया तो हम सरकार के कामकाज की समीक्षा तो करेंगे ना, जनता के सामने तो बताएंगे ना। अब ठीक है, कोई दूसरा विपक्षी दल हमारे साथ लगते हैं नहीं लगते, वो उनका लुकआउट है, उसमें वो एक अलग मैटर हो गया। परंतु मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, अरे आपके दोस्त है भाई, आप लोग INDIA के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर अपने आप को, आपके दोस्त हैं वो। देश के प्रधानमंत्री जी के साथ जिनका एक लंबा इतिहास रहा है, उसके खिलाफ अमेरिका की अदालत में अगर नोटिस जारी होता है, उसकी खबरें आती है। 2 सेकंड मैं एक बार ये कह रहा हूं, मैं एक बार ये कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात सुनिए, कम से कम हमारे आरोपों की जांच तो कीजिए। मैं एक बात कह रहा हूं और सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि अडानी मैटर छोटा नहीं है, अडानी मैटर छोटा नहीं है। दूसरे देश से इनिशिएट हुआ है, उसकी गंभीरता है, ठीक है। लेकिन बात वही है कि आप ही के दोस्तों को अगर नहीं लगा तो क्या आपको तब नहीं समझना चाहिए था कि अभी हम किसी और मूड के साथ बहें? आप लोगों ने क्या किया? आप तू मैं पर उतारू हो गए, आप सभापति से लड़ने पर उतारू हो गए। नहीं, क्या वो बिहेवियर सही था जो खड़गे साहब ने सभापति के साथ किया? आप सहयोगियों को छोड़ दें तो जो देश की सत्ता में बैठा हुआ दल है, क्या उसका ये धर्म नहीं है कि जनता में विपक्षी दल चाहे भले एक बार के लिए मान ले कि सत्ता पक्ष एंगल से सोच ले कि साहब सत्ता पक्ष को लग रहा है कि साहब विपक्षी जो है जनता में भ्रम फैला रहे हैं। अरे भैया, सत्ता पक्ष पे जब आप थे तो मैंने बताया ना 267 का इतिहास पौरुष भाई। क्या सत्ता पक्ष को एक जेपीसी की जांच की घोषणा करते ही इस मैटर को वहीं खत्म नहीं कर देना चाहिए था? मैं आपसे इस बात को कहना चाह रहा हूं, आपको जेपीसी से क्या हासिल होता है? जेपीसी में जो सदस्य होते हैं उसमें किसके पक्ष के ज्यादा सदस्य होते हैं? जेपीसी से क्या हासिल होता है आपको? निश्चित तौर पे बिल्कुल मैं यही बात कह रहा हूं स्वप्निल भाई। आपको बेसिकली माइलेज लेना था। ठीक है पौरुष भाई, मैं रोक रहा हूं जितेंद्र जी, ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूं। 2 मिनट पौरुष भाई, मैं आपको रोक रहा हूं, स्वप्निल, यहाँ पे जो एक अच्छा ट्रेंड कह सकते हो, अब ट्रेंड शब्द कहना जल्दबाजी होगी, एक कुछ अच्छी विशेषताएं हमें नजर आ रही है भारतीय दलगत राजनीति में, जैसा थोड़ी देर पहले आपको आ रही है। एक मैं हास्यास्पद वे में कह रहा हूं, आप इसे समझिए। अच्छा ठीक है, फिर मैं जरूर, मेरा व्यंग है कि अभी भागवत साहब का एक आपने प्रसंग बताया कि उन्होंने कहा, इस तरह आह्वान किया भाई विपक्ष का भी ऐसी भूमिका होती है। देखो, बड़ी मजेदार बात यह है कि आरएसएस एक राजनीतिक दल नहीं है। एक, अगर मैं सैद्धांतिक दृष्टि से कहूं तो वो एक तरह से उसे दबाव समूह कह सकते हो, एक तरह से कह सकते हो दबाव समूह। भारतीय राजनीति की विडंबना देखिए कि राजनीतिक दल चाहे सत्ता में बैठे हों या वो विपक्ष में हो, जब जब उन्हें मौका मिलता है दोनों ही पक्ष चेयर के, तो वो अपनी भूमिकाएं भूल जाते हैं। उन्हें कमाल की राजनीतिक दौर आ गया है कि उन्हें कोई दबाव समूह ये याद दिलाता है, चाहे किसी भी मंशा से सही, पर उन्हें याद दिलाता है देखो तुम्हारी राजनीतिक सुचिता ये है,
देखो तुम्हारी राजनीतिक सक्रियता ये है। अब रही बात, देखो अब यहाँ क्या हुआ घटनाक्रम, शीतकालीन सत्र की बात करूं नहीं, उससे पहले आप अपने जवाब में एक सवाल को एनकलकेट कीजिए जी। हालांकि हम लोग इस पर डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल, लेकिन शिक्षक के नाते आपको बात को एक्सप्लेन करना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं जी। धनखड़ साहब को सवालों के घेरे में खड़ा करना, क्या इसके पीछे कोई हार्ड फैक्ट्स हो सकते हैं? हमने तो देखी सदन की कार्रवाई, या फिर ये महज एक प्रोपोगेंडा रहा? देखिए, इससे प्रोपोगेंडा शब्द तो कहना, ये तो हालांकि प्रोपोगेंडा राजनीति के साथ अभिन्न अंग है, जुड़ा हुआ होता है, उसको कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सकता। स्वप्निल भाई, प्रोपेगेंडा वो नहीं था कि जब राहुल गांधी पर आरोप लगा करके प्रोपेगेंडा का नाम सुनते ही कांग्रेस भड़क जाती है। दो सेकंड मैं ये भी नहीं बोला कि प्रोपेगेंडा किसने किया। मैं आप सबसे एक परमिशन लेना चाहता हूं। असल में 2 मिनट राजनीति 2 मिनट जितेंद्र भाई, 2 मिनट एकलव्य 2 मिनट परुष भाई 2 मिनट सुनिए मेरी बात भाई, चलती है, वो बहुत जरूरी बात है। किया जाए। चूंकि मेरी डिबेट का समय खत्म हो गया है और मुझे पता है आप सभी लोगों को काम है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं उस काम को टालिए, मैं डिबेट का टाइम एक्सटेंड कर रहा हूं। कुछ और पॉइंट्स है जिसका फ्लोर पे आना जरूरी है, इसलिए पीसीआर डिबेट एक्सटेंड कर रहे हैं। जितेंद्र भाई अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी स्वप्निल, मैं ये कह रहा था कि प्रोपेगेंडा जैसे ये जो शब्दावली टर्मिनोलॉजी है मैं और सरल करता हूं। देखिए, राजनीति में जो सक्रिय भागीदार दल होते हैं, चाहे वो किधर भी बैठे हों, उन्हें हमें उनकी एक बड़ी मजबूरी होती है, जो वो हाँ नहीं भरेंगे। मैं बता देता हूं, इसे पोल खोल कह सकते हो आप। उन्हें राजनीतिक सक्रियता के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविज्म के लिए कभी कभी मुद्दे बनाने पड़ते हैं, कभी भुनाने पड़ते हैं। और यदि मुद्दे नहीं है, सुनना जरा, तो धनखड़ मुद्दे बायस यदि नहीं है तो भावनाओं को मैनेज करना उनकी बड़ी मजबूरी हो जाती तो है। धनखड़ बायस है। देखिए, इस शब्द को डायरेक्ट मैं नहीं कह सकता। आप तो मेरे actually मुंह में मैं अगर इसीलिए मैंने सवाल के साथ रखा हुआ है। तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा धनखड़ की बायस है, पर मैं सीधा से, जो समझने वाला है वो समझ गया होगा कि राजनीति की दुनिया में, यहाँ लोकप्रिय राजनीति की जहां बात हो रही है, लोकतांत्रिक राजनीति, यहाँ पे ये सारी चीज इनकी एक तरह से इनके प्रोफेशन के लिए बहुत जरूरी चीज हो गई है कि जनता की भावनाओं को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ पक्ष भी करता है, विपक्ष भी। इसके अलावा तो कुल मिलाकर जनता की समय की बर्बादी का, एकलव्य आपके पास ही आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले जितेंद्र भाई, ठीक है, हमने मतभेद नहीं देखा, हमने मनभेद देखा, ये क्लियर है, एनिमोसिटी है, ये क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल, ये निश्चित इस बार ये सुचिता की कमी है। ये पहले की राजनीति में नहीं होता। आप देखिए, अटल जी जब तक थे, अटल जी के दौर, मुझे भी याद है उनकी राजनीति, उस दौर तक इतनी सुचिता में कमी नहीं आई थी जितना कि अब। थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं मैं, अगर यूपीए के भी कम से कम फर्स्ट और सेकंड टर्म का मिड सेशन तक सोनिया गांधी जब चेयरपर्सन हुआ करती थी, ऐसे ही घूमते घूमते कभी सुषमा स्वराज के कमरे में घुस जाना, या वो भी एक पैटर्न होता है लोगों की बातचीत का। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी हो ये रहा है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कल जिस तरह का बयान दिया, बड़ा अजीब सा लगा मुझे ऐसा लगता है स्वप्निल, एक रिफ्रेशर कोर्स होता है हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, तो राजनीति के इन अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के लिए एक रिफ्रेशर कोर्स होना चाहिए कि लोकतांत्रिक आत्मा को जिंदा रख के और वो अपनी भूमिकाओं को आप अपने स्टूडेंट्स बढ़ा रहे हो, हमारे पास जितने सांसद हैं वो लेकिन ठीक है। एकलव्य क्या बोल रहे हो? सर्वप्रथम तो मैं कांग्रेस प्रवक्ता, माननीय कांग्रेस प्रवक्ता पारुष भारद्वाज जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरी बात का समर्थन किया और ये माना कि कांग्रेस का सरकार में लंबा अनुभव होने की वजह से आज वो विपक्ष में होकर भी अहंकारी हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये बात को माना। दूसरी बात देखिए दूसरी बात, खैर मैं कुछ विपक्ष का धर्म नहीं निभा पाया। 2 मिनट देखिए, परुष भाई धन्यवाद दे रहा था। मैं बराबर आऊंगा, विश्वास मानिए मैं आऊंगा। एकलव्य को अपनी बात कंप्लीट करने दें। देखिए, सीरियस बात अगर करें स्वप्निल जी, सीरियस बात इसमें सबसे ज्यादा तो जरूरी है कि ये जो हमने संसद चलाने के जो पैसों की बात करी ना, ये पैसे कहां से जाते हैं? जो आप और मैं और इस देश की जनता इनकम टैक्स देती है, जीएसटी देती है, वैट देती है, टोल टैक्स देती है। और जनता की अपेक्षा क्या है कि किस तरह के मुद्दों की बात हो कि भाई ये जो थाने में जो और तहसील में जो भ्रष्टाचार होता है ना, उसको रोकने के लिए सरकार और विपक्ष मिलकर क्या करना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि युवा पीढ़ी जो कई स्टेट्स में नशों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है ना, इसी स्टेट में एग्जैक्टली तो उसको रोकने के लिए सरकार और विपक्ष मिलकर क्या करना चाहते हैं। लव जिहाद, धर्मांतरण, लैंड जिहाद, इस तरह के जो मुद्दों की जो
सदन के पटल से बाहर बातें होती हैं, सदन के पटल पे वो बातें हों और सीरियस उसके सुझाव आए। उसी तरह से अवैध निर्माण होता है, उसके लिए कोई मतलब कभी बुलडोजर चल रहा है, कभी नहीं चल रहा है, उस पर कोई डिसीजन आ रहा है, अरे आप कड़े कानून बना के उस पर एक प्रॉपर पॉलिसी बनाओ ना। सदन की कार्रवाई को तो पहले समाप्त करने के मामले में बीजेपी बाजी मार गई। 15 में से 11 सत्र उन्होंने 17वीं लोकसभा में पहले खत्म कर दिए थे। टाइम की तो मतलब जो कहते हैं ना जनता के टाइम को बेकार करने के मामले में तो बीजेपी का रिकॉर्ड जबरदस्त है, कोई इर्द गिर्द भी नहीं है उनके। एक्चुअली सरकार विपक्ष के दबाव में नहीं, मैं आपको बता रहा हूं सरकार विपक्ष के दबाव में नहीं है, ये शीतकालीन सत्र खत्म होने पे पता चल गया। सर एक बात बताओ आप, लेकिन स्वप्निल जी परफॉर्मेंस में कमी है, ये पुराने आंकड़े बता रहे हैं। मतलब आप कह रहे हो परफॉर्मेंस इन द पार्लियामेंट है ना? हाँ, परफॉर्मेंस इन द पार्लियामेंट। तो आप मुझे बताओ स्वप्निल जी कि जब विपक्ष बोलते रहेगा कि प्रधानमंत्री मणिपुर के ऊपर क्यों नहीं बोलते, लेकिन जिस दिन वो खड़े हो जाते हैं सदन के पटल पे बोलने के लिए हु हल्ला करके वॉकआउट कर जाते हैं, तो नहीं मैं ये कह रहा हूं उसमें तो फिर मैं देखिए फिर एकलव्य उसमें आगे बढ़कर मैं ये भी कह सकता हूं कि शुरुआती कुछ दिनों में तो प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में ही नहीं आए। अडानी पे चर्चा अरे पौरुष भाई 2 मिनट एकलव्य देखो फिर तो ये भी उठता है ना कि भाई क्या पीएम पूरे टाइम संसद में अवेलेबल रहे, ये भी तो फिर एक सवाल बन जाता है ना। तो हम अभी उस पोर्शन पे नहीं है। अब मैं आता हूं तू मैमे के टॉपिक्स पर। ठीक है, तू मैमे के टॉपिक्स पर क्या रहा आप देखिए, पहले तो ये अडानी चलता रहा, फिर सोरोस आया, आरोप प्रति आरोप, हाँ, फिर उसके बाद बाबा साहेब का अपमान आया, उसके बाद ये धक्का मुक्की आ गई। ये वो टॉपिक्स हैं जो सदन खत्म होने के बाद अपना एनक्लोजर नहीं पा सके हैं। इसका मतलब है ये कैरी फॉरवर्ड होंगे और अगले सत्र में भी जाएंगे। तो अगला सत्र भी यही रहेगा, यही है ना? बिल्कुल। तो फिर इसमें तो महिपाल भाई किसी एक चीज का एनक्लोजर, अब जैसे मैं आपसे ये कहूं, आपको याद है धनखड़ साहब ने ये बताया राज्यसभा में कि एक हमारे माननीय सदस्य हैं जिनके कुर्सी के नीचे से पैसे निकले और उन्होंने उनका नाम भी लिया। ठीक वैसे ही उनका नाम नहीं लिया, उन्होंने सीट नंबर नहीं, नाम भी एग्जैक्टली बता ही दिया। सीट अलॉट होती है वो सामने। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो एफआईआर राहुल गांधी पे हुई है, ठीक है, उसमें प्रिलिमिनरी एविडेंस क्या डाले गए? कुछ तो डाले गए होंगे ना, क्योंकि उसकी भी अपनी एक जगह होती है। मैं कह रहा हूं बाकायदा सीसीटीवी फुटेज या किसी के साथ मुंह पे मार के ये कम से कम एक पॉइंट को एनक्लोजर दिया जा सकता था, लेकिन हमने उसको बने रहने दिया। इस पर क्या कहेंगे आप? स्वप्निल जी, 6 धाराओं में राहुल गांधी जी पे मुकदमा दर्ज हुआ है, गंभीर धाराएं हैं, अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। लोकसभा में धक्का मुक्की हुई या मारपीट हुई? सर किसी के सर में चोट लगी, आईसीयू में एडमिट है, हमारे 2 माननीय सांसद आईसीयू में एडमिट है, तो प्री प्लान तो हो नहीं सकता। इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं, 70 साल का बुजुर्ग, जिन सारंग साहब की आप बात कर रहे हैं, उनकी हिस्ट्री आप उठा के देखेंगे तो कितनी लो प्रोफाइल के वो नेता रहे हैं। आप, मैं और पूरा देश इस बात को जानता है। सारंगी साहब पर गंभीर आरोप भी है। फोटो सोशल मीडिया पे एक छोटी सी बात बताऊं आपको, आपके पक्ष की बात बता रहा हूं मैं। मेरे पक्ष की मुझे रखने तो दें। 8 बजे घाव छोटा सा है, 10 बजे की फोटो में और बड़ा यादव साहब यादव साहब दोनों से पहुंच गए। एक मिनट और यहाँ पे नहीं 2 सेकंड, मेरा आपसे 2 सेकंड महिपाल भाई, आई एम वेरी सॉरी, मैं किसी की मेडिकल कंडीशन पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं, ना मैं कोई टॉन्ट करना चाहता हूं, लेकिन क्या फिर जनता ये भी नहीं देख रही कि कोई आईसीयू में है और उससे मिलने वालों का तांता लगा हुआ है? सर मैं आपकी गंभीरता की बात कर रहा हूं। मैं आपको 20 सेकंड में मेरा निवेदन कर रहा हूं। जब हमारे साथी जो हैं, चाहे दोनों पॉलिटिकल एनालिसिस की बात करें, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता, ये सारे जब बोलते हैं तो हम एक दूसरे की बात सुनते हैं, बड़ी सहज सम्मान सुनते हैं। तो मेरा ये भी निवेदन है, चाहे यादव साहब हो, चाहे एकलव्य सिंह जी हो, चाहे आप हैं, चाहे पौरुष जी हो, जब मैं बात कर रहा हूं तो कम से कम मेरी बात को भी सुना जाए। मैं सवाल बीच में डालूंगा, आपका सवाल मैं जवाब तो दूं सवाल का। बोलिए। रही बात, अच्छा जो आईसीयू में एडमिट है, क्या वो फेक एडमिट है? और अपने नेता से मिलने कोई क्यों नहीं जाएगा जिसमें किसको आपत्ति है? नहीं, इसीलिए मैं कंफर्म कर रहा हूं, धक्का मुक्की हुई या मारपीट हुई? सर अरे सबके सामने है, नहीं किसी है। के सर में चोट आई है, आईसीयू में एडमिट है, धक्के से गिरा है, उसको चोट आई है, जांच का, अच्छा राहुल गांधी पे जो एफआईआर दर्ज हुई वो जांच का विषय, जांच हो जाने दो, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। पर इससे थोड़ा क्या वीडियोस आ सकते थे? नहीं महिपाल भाई, क्या वीडियोस आ सकते थे? नहीं आ सकते थे, नहीं आ सकते, नियम था, लेकिन उसको प्रिलिमिनरी एफआईआर में भी क्यों नहीं डाला गया? जो चीजें हुई हैं सर, प्रायोजित तरीके से माननीय अमित शाह साहब की 16 सेकंड की एक क्लिप काट के जिस तरीके से अंबेडकर का अपमान और शेड्यूल कास्ट का अपमान बना के इंडिया अलायंस और कांग्रेस के नेताओं ने पूरे देश में खराब माहौल तैयार किया, उसी की देन ये थी
कि लोकसभा का, पर उसका बड़ा वर्जन भी आपने पेश नहीं किया उसी की देन थी कि लोकसभा संसद शर्मसार हुई है। नहीं, उसी सेंटेंस के आगे पीछे का जोड़ के वो बड़ा वर्जन जो आप कह रहे हो जो कि सटीक होता, वो आपने अभी तक जारी नहीं किया है। वो तो लाइव चल रहा है, वो सेंटेंस बोला गया है, कार्यवाही तो लाइव चल रही है, बोला सेंटेंस बोला गया। मैं कह रहा हूं बोला है, 100% बोला है। पर अच्छा, अंबेडकर का इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस पार्टी ने शेड्यूल कास्ट के वोट बैंक को हर बार अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए उपयोग किया है। उसमें कहां गलत कह दिया? और अंबेडकर का अपमान तब नहीं हुआ था। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता साथी से कहना चाहता हूं, जब जीते जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने खुद को भारत रत्न से सम्मानित कर लिया और अंबेडकर याद तक भी नहीं है, उस दिन अंबेडकर का अपमान नहीं था। ठीक है, मैं पौरुष भाई आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, ये बाबा साहेब के अपमान वाला एपिसोड आप लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया है। आज तो यूथ कांग्रेस ने डंडे भी खाए हैं, वाटर कैनन का भी सामना किया है ना। मेरा आपसे एक सवाल है कि जब ये सेंटेंस बोला गया सदन में, तब विपक्ष ने क्या किया था? मैं आपसे स्वप्निल जी इस बात को कहना चाहूंगा कि आज की संविधान ने व्यवस्था दी है कि एक सत्ता पक्ष होगा, एक विपक्ष होगा। पर दुर्भाग्य का विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने और खास करके सत्ता नहीं, ये जवाब नहीं हुआ पौरुष भाई, जाना ज्यादा उचित होगा। पौरुष भाई ये जवाब नहीं हुआ। सत्ता पक्ष ने अपने आप को विपक्ष के भी विपक्ष नहीं, पौरुष भाई ये जवाब हुआ ही नहीं। पौरुष भाई ये जवाब नहीं हुआ। 2 मिनट। नहीं, पौरुष भाई जब ये बयान पौरुष भाई मेरी बात सुनिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जब अमित शाह ने ये बयान दिया जिस पर आप लोग एग्रेसिव हैं, वो बयान आते ही आप लोगों को वहां पे नारे लगाने शुरू करने चाहिए थे, जो आपने नहीं किया। विरोध स्वरूप आपको सदन के बाहर जाना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। आपको बाद में समझ में आया कि अपमान हुआ है, फोन आने के बाद। तो ऐसा प्रेम भी किसी के प्रति किस काम का, जब समझ ही नहीं आया कि आप जिससे प्रेम कर रहे हो उसका अपमान हो गया। स्वप्निल भाई, मैं आपसे इसी बात को कहना चाहूंगा, मेरी इस बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि कई बार हम लोग डिबेट करते हैं और सामने वाला क्या बोल जाता है, मैं क्या बोलता हूँ, कई बार हम लाइव जो है उस समय नहीं समझ पाते। फिर जब डिबेट को हम जब दोबारा सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि नहीं पौरुष भाई, कन्विंसिंग जवाब नहीं है। सामने वाले ने नहीं पौरुष भाई, कन्विंसिंग जवाब नहीं है। पौरुष भाई कन्विंसिंग जवाब नहीं है। जो सामने वाले ने कहा वो पौरुष भाई 2 सेकंड। पौरुष भाई कन्विंसिंग जवाब इसलिए नहीं है, मैं आपको बताता हूं कन्विंसिंग जवाब क्यों नहीं है। पौरुष भाई सुनिए ना, मुझे गलती से निकल गया तो माफी मांग लो। कौन कह रहा है नहीं कहा भाई? कौन कह रहा है? पौरुष जी नहीं कहा, हम तो ये कह रहे हैं। पर आपने माफी नहीं मांगी। एक राउंड और, ये भी तो आप समझाएं। एक राउंड और, एक राउंड और। ये भी तो आप समझाएं सर। छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि मान लेते हैं कि राहुल गांधी जी ने टक्कर नहीं मारा, फिर क्रिस क्रॉस 2 मिनट। हाँ ठीक है, 2 मिनट ठीक है, ठीक है। अभी सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। 2 मिनट पौरुष भाई 2 मिनट। हाँ पौरुष भाई रुक जाइए। पौरुष भाई सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। जितेंद्र भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ। जितेंद्र भाई प्रोडक्टिविटी पे आते हैं। 58% मंच वाला भाषण। 2 मिनट। जितेंद्र भाई 58% लोकसभा की प्रोडक्टिविटी, चलिए मैं मान लेता हूं, चूंकि आधे से ज्यादा चली गई, इसको मैं ओके कह लेता हूं। राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 40 के आसपास। मतलब वो नहीं जो बेसिक पास करते हैं अपन, नहीं एकदम बिल्कुल बेसिक, वो उच्च सदन है बिल्कुल। मतलब आपने लोकसभा चलो जो किया, ये वरिष्ठों का सदन है। अगर वरिष्ठों का पासिंग परसेंटेज 40, मतलब पासिंग, ये जस्ट पासिंग मार्क्स होते हैं। करेक्ट। स्वप्निल, जो आप कहना चाह रहे हैं ना, आपकी आत्मा की आवाज़ मैं आपके दर्शकों के माध्यम से पूरे भारत तक पहुंचाना चाहता हूं। जब हमारे संविधान निर्माताओं ने द्विसदनात्मक सोचा होगा ढांचा, तो उन्होंने 2 मेजर चीज ये सोची थी कि एक तो राज्यों का हित उठाने वाला कोई वहां हो, संघात्मक ढांचा सुरक्षित रहे। दूसरा ये है कि उसके माध्यम से हमें एक्सपर्ट लोग मिलेंगे, विशेष क्षेत्र के अनुभवी और सीनियर पॉलिटिशियंस की सेवाएं देश को मिलेंगी। उन्होंने ये तो कभी नहीं सोचा था कि इस टाइप की सीनियोरिटी वो दिखाएंगे कि 43 पर जो है 43% बड़ी मुश्किल से छुआ है। 40%, 40.03 टू बी एग्जैक्ट। यस। ये बहुत ही डराने वाला आंकड़ा है। देखो, वैसे तो हम उम्मीद करते हैं कि हम अमेरिका बने, हम उन विकसित देशों के लोकतंत्र की तुलना करते हैं या उनकी जगह उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। और ये तो मैं युवाओं से भी, यूथ से भी कहता हूं कि आप चाहे एबीवीपी से जुड़े हैं, चाहे आप किसी भी अपने संगठन से जुड़े हैं, लेकिन इस दशा की तरफ हम सबका ध्यान जाना चाहिए कि असल में हम किसे आगे बढ़ा रहे हैं, एजेंडा है क्या। वो मीम्स मुझे आज फिर याद आती है, आखिर कहना क्या चाहते हो। ये सत्ता और विपक्ष दोनों। एक पॉइंट जो मैंने सबसे पहला सवाल लिया था,
उसी से जुड़ी एक घटना मैंने कुछ दिनों पहले कहीं आर्टिकल में पढ़ा है। इंग्लैंड में शायद हाउस ऑफ कॉमन्स में वहाँ के एक मिनिस्टर को कोई जवाब देना था, ऐसा कुछ, और फिर वो शायद लेट पहुंचे थे। आई डोंट एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद वो लेट पहुंचे और फिर उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया। ऐसा हुआ था, बिल्कुल हुआ था, है ना। ये वो मोरल ग्राउंड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये हाउस ऑफ कॉमन्स में, मतलब इंग्लैंड दिखा रहा है। आपने जब अमेरिका, इंग्लैंड ये दिखा रहा है एक उदाहरण में, और हम संस्कार वाले नहीं दिखा रहे हैं। बिल्कुल, एक और जोड़ देता हूं, एक और उदाहरण। ऐसा ही जापान में एक बार वहां के सरकारी टीवी पे आके 2 कार्मिकों ने माफी मांगी और इस्तीफा दिया। हुआ क्या था, महज कुछ सेकंड पहले उन्होंने अपना सरकारी दफ्तर बंद कर दिया था। महज की तरह 10 सेकंड पहले वो राष्ट्रीय टीवी पे आए, माफी मांगी, हमने जनता के उस धन का दुरुपयोग किया जो हमें दिया जाता है आपकी सेवा करने के लिए। वहां के सपने लेना अलग बात है और होना एक अलग बात है। ये सत्ता और विपक्ष दोनों को मिलकर समझना पड़ेगा और अगले चुनावों से पहले ये हर मतदाता को समझना पड़ेगा कि राइट टू स्पीच का जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, भाई हमारे जरिए ही तो हमारे प्रतिनिधि वहां पे बोलते हैं, तो प्रतिनिधि को नहीं बोलने दिया जाए वो भी उसका उल्लंघन है। देखा जाए तो ये संविधान का गला सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके घोट रहे हैं। आज अगर अंबेडकर साहब भी जिंदा होते तो शायद उनकी आत्मा उसी तरह तड़प रही होती जैसा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर वो बहुत गुस्से में आ गए थे। ठीक है, एकलव्य कुछ जोड़ रहे हैं। देखिए स्वप्निल जी, मैं बताऊं, अभी जो साहब ने बात कही ना, उसका जो लास्ट पॉइंट था ना कि अल्टीमेटली इट बॉयल्स डाउन टू द जनता ओनली। आप यूके की बात कर रहे थे ना, उसी यूके में आपको याद होगा जो उनके प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, उनके साथ क्या हुआ? उन्होंने कोविड में एक डिनर होस्ट कर लिया था अपने घर पे एंड ही हैड टू रिजाइन। क्यों रिजाइन करना पड़ा? क्योंकि जनता की ये अपेक्षा थी, जनता ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बाकी उन पे कोई आरोप नहीं था, अच्छा काम कर रहे थे, ब्रिटिश इकोनॉमी को संभाला था उन्होंने। और मतलब डेविड कैमरॉन के बाद और उसके बाद एक और वो जो महिला प्रधानमंत्री रही थी जो नहीं संभाल पाई थी, उसके बाद बोरिस जॉनसन ने काफी ठीक काम किया था, लेकिन सिर्फ एक मॉरल हाई ग्राउंड की वजह से ही हैड टू रिजाइन। दूसरी छोटी सी एक बात आपको और कह दूं इसी मॉरल हाई ग्राउंड में, मैं मान लेता हूं एक बार के लिए कि राहुल गांधी जी ने ना हाथापाई करी, हाथापाई तो कहीं दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा, और मैं ऐसा मानता हूं कि वो ऐसे व्यक्ति भी नहीं है कि मतलब मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं वो ऐसे व्यक्ति नहीं है कि मतलब बिना बात के किसी से ऐसे जाके हाथापाई करेंगे। लेकिन मैं मान लेता हूं कि उन्होंने एक बार के लिए कि धक्का भी नहीं दिया है। लेकिन एक बात बताइए स्वप्निल जी कि कोई 70 साल का बुजुर्ग हो, नहीं वो 70 साल का बुजुर्ग ये कह रहा है कि राहुल गांधी ने किसी को धक्का दिया और वो भी यही कह रहा है, लेकिन अब वो 70 साल का बुजुर्ग किसी भी कारण से गिरा है, उसके सर पे चोट आई है, खून निकल रहा है, वहां पे आप जा रहे हो देखने के लिए, तो आप यही कह सकते थे ना, अरे साहब आपको कैसे चोट लग गई? नहीं मुझसे तो नहीं हुआ, बट आई होप यू आर ओके। आप क्या जवाब देते हो? अरे इनने धक्का मारा था मुझे, मैंने नहीं धक्का मारा था। तो ये संस्कारों की बात होती है, बिहेवियरल इश्यूज भी हैं जी। मैं चलिए महिपाल महला और पौरुष भारद्वाज, लास्टली पूरी डिबेट आप लोगों ने सुनी है, मैं एक बार फिर आ रहा हूं कि क्या हम अपने ग्राउंड्स को रिस्ट्रक्चर करने वाले हैं? इस प्रोडक्टिविटी का जो परसेंटेज है जो मुंह चिढ़ा रहा है देश को, जो ये बता रहा है कि हमारी जेब फट गई है साहब, नहीं उसमें एक तो वैसे ही चुन चुन कर पैसे आ रहे हैं और वो इस तरीके से वेस्ट हो जा रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए संसद में भी एम्प्लॉइज होते हैं, उनकी वो सबसे ज्यादा एक्टिव तो इसी सीजन में होते हैं, उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिरा है। चलिए आप हमारी छोड़ दीजिए, उनको और क्या करना है, उनको तो रखा ही वहां इसलिए गया है। सांसद अगर मैं गलत नहीं हूं तो ओल्ड पेंशन उठा रहे हैं, वो कोई नए उसमें तो है नहीं, तो उनकी तो लाइफ सेट है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इस प्रोडक्टिविटी परसेंटेज को क्या आप ये मानते हैं कि आपके लिए एक आईना है और हम आगे सुधार की गुंजाइश रखेंगे, या आप ये मानते हैं कि नहीं ये प्रोडक्टिविटी का कारण दूसरा ही है? सर स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये प्रयास करती रही है, चाहे कहीं भी राज्यसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो, और अब आने वाले सत्र जो चलेंगे उनकी बात हो, हंगामे की भेंट संसद का सत्र नहीं चढ़े, देश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा वेस्ट नहीं जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ आने वाले समय में दोनों सत्र चलाने का प्रयास करेगी। पर हमारी जितनी जिम्मेदारी बनती है उतनी जिम्मेदारी विपक्ष के नाते कांग्रेस और इंडिया अलायंस के उनके पास भी इसी सवाल के साथ जा रहा हूं मैं इसी सवाल के साथ उनके पास भी जा रहा हूं। पौरुष भाई, संसद का सत्र चले तब के साथ बहस पौरुष भाई और जनता की जो मुझे एक बात बताइए, देखिए आपके अगले सत्र की तैयारी क्या है ये मुझे पता है, आपके अगले सत्र की तैयारी है 267 इशू तो कोई ना कोई ले ही आएंगे और 267 के नोटिस की भरमार कर देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि क्या उस पर चिपके रहेंगे या
सदन चलने देंगे? भाई इस प्रोडक्टिविटी का कारण आप अपने आप को भी थोड़ा बहुत जिम्मेदार मानते हैं या नहीं मानते हैं? सिंपल सा सवाल है। स्वप्निल भाई, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि क्या विपक्ष से हमें यह अपेक्षा करनी चाहिए कि विपक्ष को यदि कुछ मामला लगता है कि वो देश के खिलाफ जा रहा है, देश की व्यवस्थाओं के खिलाफ जा रहा है या सरकार की कमियां हैं, तो क्या विपक्ष को ये कह देना चाहिए कि भाई नहीं, आप बंद कर दो उठाना, क्योंकि सदन चलाना है, इसलिए देश में जो हो रहा है वो होने दो, सरकारें जो कर रही है वो करने दो, सरकारें जो बिल लेकर के आ रही है आप सिर्फ उस पर आकर के वोटिंग करो, पक्ष में करो या खिलाफ। भाई बात बताओ, मतभेद है कि मनभेद है? पौरुष भाई, मतभेद है या मनभेद है? चलिए सीधे ही पूछ लेता हूं, क्या विपक्ष के खिलाफ क्या नहीं मतभेद है तो मतभेद दूर कीजिए, मनभेद है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या मनभेद है? स्वप्निल जी, मैं इसी बात को कह रहा हूँ, क्या हम विपक्ष से ये अपेक्षा करें कि विपक्ष सरकार की हामियां मिलाए, लंच दे करे, वापस चला जाए? क्या हम एक ऐसा एक देश की जनता के सामने ऐसी पिक्चर क्रिएट नहीं कर रहे विपक्ष को विलेन के रूप में साबित करने की कि भाई अभी 10.5 साल हो गए आपको सत्ता से बाहर। महिपाल आपके एंड पर नहीं, 2 मिनट, आपके एंड पर मनभेद है या मतभेद है? सर मतभेद, अगर मतभेद है तो दूर करने के लिए किसे अपॉइंट किया आपने? हम तो मतभेद की बात कर रहे हैं, मनभेद तो हम मानते नहीं। कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही हो तो कांग्रेस के प्रवक्ता तो मतभेद दूर करने के लिए किसे अपॉइंट किया आपने? सर अभी तो ये क्या 10.5 साल इनको सत्ता से बाहर हुए हो गए, अभी भी ये हुक्मरानी वाली जो इनकी सोच हो ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली मैंने 2 सेकंड एक्चुअली मैंने डिबेट सचमुच ज्यादा लंबी खींच ली। अच्छा, क्लोजिंग कमेंट्स भी देंगे, चलिए ठीक है। पौरुष भाई सुनिए, पौरुष भाई मेरी बात सुनिए अब। हाँ ठीक है, अरे पौरुष भाई 2 मिनट बात सुनिए, मैं अब आपको अनइंटरप्टेड समय दूंगा। क्लोजिंग कमेंट आप सबका मैं एक लूंगा, ठीक है? चालू मैं आपसे कर रहा हूं, देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 20 सेकंड का टाइमर मैं अपने पास लगा रहा हूं, ठीक है? नहीं 20 सेकंड मेरे ख्याल से इनफ रहेगा, मुझे क्लोज भी करना है एक्चुअली, लेकिन ठीक है। पौरुष भाई आपका टाइम चालू कर रहा हूं मैं, बोलना चालू कीजिए, आपका क्लोजिंग कमेंट, बीच में कोई नहीं बोलेगा। देखिए, मैं इसी बात को कह रहा हूं स्वप्निल जी आपसे कि देश की सरकार को यह समझना होगा कि वो सत्ता पक्ष के लोग हैं और विपक्ष का काम सरकार पे आरोप लगाना है, और वो आरोप हो सकता है कई किसी मायने में झूठे भी हो सकते हैं, किसी मायने में सच्चे भी हो सकते हैं, परंतु सरकार का धर्म है कि विपक्ष के द्वारा लगाए गए मामलों की जांच बैठाए, देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। हम यही तो मांग कर रहे हैं। हो सकता है हम गलत हो, पर आप जांच तो करवाइए। अब आप जांच ही नहीं करवाना चाहते और आप उसके पीछे आकर के सदन को बाधित कर देते हैं। आप कल वाला मामला देख लीजिए, राहुल गांधी वाला। बस पौरुष भाई आपके 20 सेकंड खत्म हो गए, प्लीज अब आप भी ऐसे ही साथ दीजिएगा जैसे सभी ने साथ दिया है। पौरुष भाई प्लीज, मैंने अनइंटरप्टेड समय दे दिया, ठीक है? अब सुनिए, अरे पौरुष भाई हो गया ना भाई, सुनिए ना, मैं कह रहा हूं कि ऐसे ही अनइंटरप्टेड समय हमें 3 लोगों को और देना है जैसा आपको दिया। आपकी बारी, चालू कीजिए महिपाल। स्वप्निल जी, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से भी और विपक्ष के नाते कांग्रेस और इंडिया अलायंस के सदस्यों के मतलब को एक उम्मीद भरी नजरों से ये देख रही है कि जब लोकसभा के सत्र और राज्यसभा का सत्र चले, संसद के सत्र में मुद्दों के साथ बहस हो और कुछ रिजल्ट पे चीजें निकल के आए, विधेयक पास हो, पर हमारी जितनी जिम्मेदारी बनती है उतनी विपक्ष की बनती है और हम हमारी जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वहन कांग्रेस से भी उम्मीद करते हैं। ठीक है महिपाल जी। एकलव्य, स्वप्निल जी, इस देश में जब कोई गलत तरीके से सड़क पे गाड़ी चलाता है ना, तो लोग कहते हैं क्या फालतू देश है, इसमें तो लोगों को गाड़ी चलाने नहीं आती, बनाना रिपब्लिक है। बनाना रिपब्लिक इससे नहीं बनता देश। बनाना रिपब्लिक तब बनता है जब सदन में जो हमारे नेता बैठे हैं ना, वो हु हल्ला करते हैं, बजाय इसके कि वो कड़े कानून बनाए कि ट्रैफिक कैसे सही से चले और गलती हो तो उसकी सजा मिले। ठीक है जितेंद्र भाई, समझिए आपके पीरियड खत्म होने की घंटी बज चुकी है, तो आपको जाते जाते 20 सेकंड में जो बोलना है वो आप बोल दें। आप, मैं और जनता दोनों दलों की विचारधाराओं के भेद पर सहमत है तो हाँ, ये मनभेद है जो कि भारतीय राजनीति के लिए बहुत घातक है। मतभेद सुलझाए जा सकते हैं, परंतु मनभेद अंततः नुकसान जनता का करते हैं। और ये जाहिर तौर पर जो कुछ भी सत्र में हमने देखा है वो मनभेद ज्यादा नजर आए, कम से कम मुझे तो नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।